डॉक्टर परी का हाथ पकड़कर गुफा से बाहर निकलने की तैयारी में था और तभी डॉक्टर ने देखा कि ध्रुव के हाथ से खून निकलने लगा था। फिर थोड़ा परेशान होते हुए उसने ध्रुव की ओर फिक्र भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। यह सुनने के बाद ध्रुव ने खुद को रोका नहीं, क्योंकि वो पहले से ही इस चीज को महसूस कर चुका था। यह पहली बार था जब ध्रुव ने अपनी दबी हुई शक्तियों को महसूस किया था और उसका नतीजा ध्रुव की सोच से भी परे था। लेकिन उसके साथ ही अर्शान के हमले से ध्रुव के हाथ पर चोट आ गई थी, जिसे वो फिलहाल नजरअंदाज कर रहा था। उसे ऐसा करते देख डॉक्टर ने ध्रुव को सावधान करते हुए कहा, मैं अर्शान को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसने जरूर भेड़िया टोली के योद्धाओं को ऊपर खड़े रहने के लिए कहा होगा। इस पर ध्रुव ने हल्की सी परेशानी के साथ डॉक्टर को जवाब देते हुए कहा, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर ऊपर जाना ही होगा, नहीं तो हम जंगल की तरफ नहीं जा पाएंगे और इस वजह से पक्का मारे जाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर परी सोच में पड़ गई और तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, जब हम गुफा से बाहर निकल जाएंगे तो टहनियों के सहारे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर गलती से भी योद्धाओं ने टहनी काट दी तो हम सीधे खाई में गिर जाएंगे, जहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया। परी की बात सुनकर ध्रुव को समझ नहीं आया कि अगर टहनी के सहारे नहीं तो फिर वो लोग आखिर ऊपर कैसे जाएंगे, और अगर वो ऊपर ही नहीं जाएंगे तो फिर जंगल से होकर कैसे भागेंगे। इन्हीं सवालों के चलते ध्रुव ने डॉक्टर से पूछना सही समझा, तुम्हारे पास ऊपर जाने का कोई और रास्ता भी है, या फिर तुम्हारा इरादा यहां रुककर मुझे मरते देखने का है? ध्रुव के चेहरे पर झलक रही परेशानी को देखते हुए डॉक्टर ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे साथ रहना, क्योंकि मुझे यहां से बचकर निकलने का तरीका मिल गया है। डॉक्टर की यह बात सुनकर ध्रुव की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। उसे परी से मिले हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और इसलिए वो अभी भी पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं कर पाया था। तभी परी ने देखा कि ध्रुव के चेहरे की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई, इसलिए उसने ध्रुव को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, इतने परेशान मत देखो, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मेरी बात मानो तो ये फिक्र अपने जहन से हटा ही दो। डॉक्टर ने गुफा के अंदर देखा था कि ध्रुव जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतता था और इसलिए वो समझ गई थी कि ध्रुव के दिमाग में अभी भी उसे लेकर थोड़ा डर बाकी था, जो परी की बात सुनकर छटने लगा और ध्रुव ने एक गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाया। ध्रुव को उसकी बात मानते हुए देख डॉक्टर परी ने मुस्कुराते हुए तुरंत एक बांसुरी निकालकर अपने होठों से लगा ली। उसके बाद जैसे ही उसने उसमें फूंक मारनी शुरू की तो एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी, जो उस गुफा से होते हुए सीधे आसमान की तरफ जाने लगी। इतने में ध्रुव ने हैरान होते हुए डॉक्टर से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इससे सभी योद्धाओं को पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। ध्रुव की बात सुनकर और उसके माथे पर शिकन आते देख परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसे मौकों पर गाने बजाने का शौक नहीं, मैं तो अपने साथी को बुला रही हूँ। इस पर ध्रुव ने चौंकते हुए परी से पूछा, तुम्हारा साथी मतलब? ध्रुव के सवाल का जवाब देने के लिए परी ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, हाँ, मेरा साथी, एक रैंक 1 का नील चील। ये सुनते ही ध्रुव ने हैरान होकर परी से पूछा, क्या नील चील से तुम्हारा मतलब एक उड़ने वाला तिलस्मी जानवर है? डॉक्टर की बात सुनकर ध्रुव हैरान था, लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर परी को सिर हिलाकर जवाब देते हुए देखा तो उसके चेहरे पर खुशी उफन पड़ी, और यह खुशी इस बात की थी कि अब वो दोनों यकीनन जिंदा बचने वाले थे। तभी डॉक्टर ने थोड़ा पछताते हुए ध्रुव से कहा, काश अर्शान थोड़ी देर बाद आ जाता तो हम तीसरा डब्बा भी खोल कर देख लेते। तीसरे डब्बे के बारे में सोचकर परी को थोड़ा बुरा लगने लगा था, जिसे देखकर ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा, मेरी मानो तो उस तीसरे डब्बे के बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि ज्यादा लालच कभी अच्छा नहीं होता, और अगर किस्मत ने वो डब्बा हमारे लिए ही रखा होगा तो आज नहीं तो कभी और ही सही, लेकिन हम उसे जरूर हासिल करके रहेंगे। इतना कहकर ध्रुव मन ही मन सोचने लगा, मुझे तो लग रहा था कि मैं इस कड़ी ट्रेनिंग में बोर हो जाऊंगा, लेकिन अर्शान और उसकी भेड़िया टोली से निपटने में तो अब मुझे मजा आने लगा है। ठीक है भेड़ियों, जब तक मैं इस इलाके में हूं तब तक मैं तुम्हारे साथ खेलता रहूंगा। इतना कहते ही ध्रुव ने महसूस किया कि वो और डॉक्टर परी भागते भागते गुफा से बाहर आ चुके थे और अब उन्हें चांद की रोशनी में आसमान में जगमगाते तारे दिखने लगे थे। फिर अचानक ध्रुव ने रुककर टहनियों का सहारा लेकर ऊपर की तरफ देखा, जहां उसे बहुत से योद्धा हाथ में मशाल लिए घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। ये नजारा देखते ही ध्रुव तुरंत वापस परी के पास आया और फिर चेहरे पर हल्की घबराहट के साथ उसने कहा, ऊपर तो बहुत सारे योद्धा हैं। ये कहकर ध्रुव ने तुरंत अपना कान जमीन पर लगा दिया और फिर वो उस अंधेरी गुफा की तरफ देखने लगा। तभी गुफा से आती आवाजों को सुनकर वो अचानक से खड़ा हुआ और उसने परी की तरफ देखते हुए कहा, वो लोग हमारे बहुत करीब आ गए हैं, आखिर तुम्हारा वो नील चील हैगा? ध्रुव को परेशान होते देख परी पूरे आसमान में अपनी नजरें घुमाने लगी। उसके बाद परी ने एक बार फिर अपनी बांसुरी निकालकर उसमें जोर से फूंक मारी, जिससे एक अजीब सी आवाज निकली जिसने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। लेकिन ये बांसुरी सुनकर ऊपर खड़े योद्धा भी सावधान हो गए थे। फिर वो डॉक्टर और ध्रुव को आसपास ढूंढने लगे कि तभी उन्हें दूर से एक चील की चीख सुनाई दी और तभी ध्रुव ने देखा कि दूधिया चांदनी में एक बड़ा और नीले रंग का नील चील तेजी से उड़ते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसके बाद जैसे ही वो चील दोनों के पास आया
तो डॉक्टर परी ने ध्रुव से मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी चलो, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराती हूँ। उसके इतना कहते ही ध्रुव खुशी से उछलते हुए उस बड़े से चील पर बैठ गया और तभी उसे गुफा से बाहर आते हुए योद्धा दिखे। लेकिन वो जैसे ही चील के पास पहुंचे तो चील ने अपने बड़े से पंख खोले और तेजी से उन्हें फड़फड़ाते हुए वो पलक झपकते ही हवा में उड़ने लगा। तभी ध्रुव को पकड़ने में नाकाम हुए योद्धाओं में से किसी एक ने चिल्लाते हुए कहा, उस चील को मार डालो। गुफा से निकले योद्धाओं की आवाज सुनते ही ऊपर निगरानी रख रहे योद्धा अपने तीर कमान उस चील की ओर दागने लगे। फिर जैसे ही एक योद्धा ने चील की तरफ निशाना लगाते हुए कमान से तीर छोड़ा तो उसके बाद जैसे आसमान में तीरों की बौछार शुरू हो गई। वहीं चील पर बैठे ध्रुव ने जब तीरों को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो घबराकर तीरों पर अपनी शक्ति आजमाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी उसे डॉक्टर परी की आवाज सुनाई दी, तुम उसकी फिक्र मत करो, शायद तुम ये भूल गए हो, ये कोई आम चील नहीं बल्कि एक तिलस्मी चील है। ये सुनकर ध्रुव अचानक रुक गया और फिर घबराते हुए तीरों को अपने करीब आते हुए देखने लगा। तभी उस चील ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाना शुरू किया जिससे एक धुंध जैसी हरे रंग की हवा निकलने लगी। उस हवा से टकराकर चील की तरफ आते तीर सीधे नीचे खाई में गिरते गए। इस हवा की वजह से डॉक्टर परी के बाल भी बिखर गए थे, जिसे सुलझाते हुए उसने चील की पीठ को थपथपाया और फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अब हम सुरक्षित हैं। डॉक्टर के मुंह से ये सुनते ही ध्रुव ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, बाप रे, आज तो बाल बाल बचे। इतना कहकर उसने जैसे ही मुस्कुराते हुए नीचे देखा तो खाई को देखकर अचानक उसका सिर चकराने लगा और उसने तुरंत अपनी नजरें ऊपर कर ली। सच तो यह था कि ध्रुव कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ा था और इसलिए नीचे देखने पर उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर ध्रुव ने अपने माथे के पसीने को पोंछा और हिम्मत जुटाकर वो एक बार फिर गुफा की ओर देखने लगा। उसने दूर से देखा कि कुछ हट्टे कट्टे योद्धा अरशान को संभाले हुए थे, जो इस वक्त आसमान में उड़ते ध्रुव को ही देख रहा था। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगे। इसके बाद ध्रुव ने गुफा से नजरें हटाते हुए डॉक्टर परी की तरफ देखकर उससे सवाल किया, अब कहाँ जाने का इरादा है? इस सवाल पर परी, जो इस वक्त अपने बाल बनाने में लगी हुई थी, उसने पलटकर ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं वापस कैंप लौटने की सोच रही हूँ, क्योंकि वहां दवा इकट्ठा करने वाले बाकी सभी लोग भी मौजूद हैं। परी के जवाब से ध्रुव थोड़ा हैरान हो गया। आखिर वापस कैंप जाना किसी बड़े खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उसने परी को समझाइश देते हुए कहा, तुम कैंप में वापस लौटने के बारे में सोच रही हो? कहीं पागल तो नहीं हो गई तुम? या फिर तुम शायद भूल गई हो कि जो अरशान कुछ देर पहले मुझे जान से मारना चाहता था और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने तक के लिए तैयार था, वो भी गुफा से लौटकर सीधे कैंप ही जाएगा। उसकी इस फिक्र को देखकर परी ने हंसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, एक बार मैं अपने लोगों के पास पहुंच जाऊं फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा वापस अबाबा पहुंचने पर तो वो मुझसे और भी दूरी बनाकर रखे तो ही अच्छा है, क्योंकि नील गुलाब दवा बाजार भेड़िया टोली से कम ताकतवर नहीं है और उसके बाकी टोलियों के लीडर्स पर भी बहुत से एहसान है। उसकी हंसी की वजह यह थी कि सब जानते थे कि अबाबा शहर में डॉक्टर परी सभी योद्धाओं की पसंदीदा हुआ करती थी और इसलिए अरशान चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, नहीं तो शहर के सभी योद्धा उसका जीना हराम कर देते। परी की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर परी योद्धाओं के बीच कितनी जानी मानी थी और इसलिए ध्रुव ने परी की चिंता करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे बाकी योद्धाओं पर पूरा भरोसा था कि वो परी को कुछ नहीं होने देते। उसके बाद उसने परी को देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, तुम्हारे दिल में जो आए वो करो। उसकी इस बात पर परी ने मुस्कुराते हुए उससे सवाल किया, और तुम? मेरा मतलब है अब तुम क्या करोगे? डॉक्टर का सवाल सुनते ही ध्रुव पहले तो हंसने लगा और फिर उसने हंसते हुए परी को जवाब दिया, मैं तो वापस नहीं लौट पाऊंगा, क्योंकि मैं अबाबा की मशहूर डॉक्टर परी नहीं हूं और इसलिए अगर अरशान ने मुझे मारने की कोशिश की तो भी कोई योद्धा आगे आकर मुझे बचाने की कोशिश तक नहीं करेगा। और वैसे भी आज जितनी ताकत मैंने अरशान को दिखाई है, उसे देखने के बाद तो वो जरूर मुझे जान से मारना चाहेगा, इसलिए मैं अबाबा तो नहीं लौट पाऊंगा। ध्रुव का जवाब सुनकर परी ने हिचकिचाते हुए उससे एक और सवाल किया, तो इसका मतलब तुम अपने घर वापस चले जाओगे? परी की बात सुनते ही ध्रुव ने तुरंत उसे समझाते हुए कहा, वापस घर चला जाऊंगा? इसका मतलब दुम दबाकर भाग जाऊंगा? डॉक्टर साहिबा, मैं समझदार हूं, डरपोक नहीं। अगले कुछ वक्त तक मैं मुख्य इलाके में रहकर ही ट्रेनिंग करूंगा, जिसके बाद मैं भेड़िया टोली के लीडर से मिलूंगा, उनसे अपना हिसाब चुकता करूंगा। परी ने ध्रुव की बात सुनी थी, जिसके बाद वो अचानक शांत हो गई। फिर उसने कुछ सोचते हुए ध्रुव से धीमी आवाज में कहा, भेड़िया टोली के लीडर एक 2 सितारों वाले दक्ष हैं, तो अगर तुम उनसे अपना हिसाब चुकता करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। ध्रुव ने देखा कि ये कहते हुए परी के चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी, लेकिन उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी किसी दक्ष रैंक वाले से मुकाबला नहीं किया है। ये कहते हुए उसे याद आया था कि किस तरह से उसने महादक्ष रैंक के अबराल आमिश के पूरे दल को कुछ वक्त पहले कुचल के रख दिया था। उसकी आंखों में खुद के लिए एक भरोसा था, जिसे देखकर परी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसके बाद परी ने अपनी नजर पहाड़ों की तरफ कर चील को वहां से जाने का इशारा किया। फिर जैसे ही वो चील पहाड़ की तरफ उड़ने लगा तो अचानक ध्रुव की अंगूठी में से विदुर की आवाज आई, क्या बात है लड़के,
तुम तो बहादुर के साथ साथ ताकतवर भी निकले। जिंदगी मौत के बीच भी तुमने समझदारी से काम लिया, और देखो तुम अब खुले आसमान में उड़ रहे हो। ये सचमुच लाजवाब है ध्रुव। विदुर जब ये बात कह रहे थे तब ध्रुव की आंखें बंद थी, लेकिन विदुर की आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए विदुर से मन ही मन में कहा, आचार्य आप हो यहाँ? मुझे तो लगा आप अंगूठी से निकलकर कहीं गायब हो गए। इस बात का जवाब देते हुए विदुर ने भी मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मैं अंगूठी में बैठे बैठे आराम कर रहा था। मैंने तुम्हारी बात सुनी जरूर थी, लेकिन जब तक तुम खुद इस तरह के खतरे से अकेले निपटना नहीं सीख लेते तब तक तुम अपनी असली काबिलियत को नहीं पहचान पाओगे। वैसे ध्रुव, तुम्हारा पहला जिंदगी मौत का तजुर्बा कैसा रहा? इस पर ध्रुव ने अपनी नाक रगड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इतना बुरा भी नहीं था। ध्रुव के इतना कहने पर विदुर ने तुरंत उसे टोकते हुए उससे सवाल किया, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में बदला लेना चाहते हो? उसकी आवाज में छुपी शातिरता को महसूस कर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप तो जानते ही हैं आचार्य, मैं कभी कोई वार खाली नहीं जाने देता। वो अर्शान मुझे मारना चाहता है ना, तो फिर मैं क्यों उसे इतनी आसानी से जाने दूं? आचार्य समझ गए कि ध्रुव भेड़िया दल से मुकाबला करने का मन बना चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्रुव को परखने के लिए उसे डराते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर की बात में भी दम है। अर्शान के पिता 2 सितारों वाले दक्ष हैं, और इसका मतलब। विदुर अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही ध्रुव ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, इसका मतलब है कि मुझे जल्द से जल्द दक्ष रैंक तक पहुंचना होगा, और इसके लिए मैं खुफिया तरीके से इस जंगल में ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखूंगा। सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे सामने कितनी बड़ी चुनौती रखेंगे, क्योंकि चुनौती का सामना मैं डट कर करूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा आचार्य। तो क्या कर पाएगा ध्रुव अपनी ट्रेनिंग को पूरा और बन पाएगा एक महादक्ष योद्धा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा मेरे यानी आचार्य।